Hello students, welcome in the physics class. So we have started the concept of friction. Today we will study about the friction, that friction is necessary evil. देखते हैं किस तरीके से. So this friction is necessary evil. अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये क्या है, ये जरूरी बुराई है. इट मीन्स दैट फ्रिक्शन दैट हैव एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. इसलिए हमारे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल. हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट फ्रिक्शन हैज एडवांटेजेस एज वेल एज disadvantages. So that's why friction is necessary. Friction is necessary evil. अब अगर इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, so we have to study or discuss the advantages as well as disadvantages of friction. तो पहले हम लोग बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस. वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. भाई अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं सकेंगे. क्या हो जाएगा, वी विल स्लिप हो जाएंगे हम लोग. तो इसका मतलब वॉकिंग इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहली बात करेंगे हम लोग, पहली एडवांटेजेस की, दैट वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. पहली बात हमारे पास ये आ गई है. ठीक है. दूसरी बात, अगर दो बॉडीज ने आपस में स्टिक करना है तो वो बिना फ्रिक्शन के हमारे पास पॉसिबल नहीं है. सो टू बॉडीज विल नॉट स्टिक each other without friction. नहीं कर सकते हैं हमारे पास. ठीक है. तीसरा हमारे पास अगर बात करें हम लोग, ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल दैट कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन. और वो वर्क नहीं करेंगे विदाउट अ फ्रिक्शन हमारे पास. ठीक है. हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक्स BRAKES ब्रेक्स. या क्या आपके पास BRAKES मत लिख देना आप लोग. ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. यह है. ठीक है. नेक्स्ट वन, नट्स एंड बोल्ट्स जो हमारे पास आते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स विल नॉट होल्ड द पार्ट्स ऑफ मशीनरी विदाउट फ्रिक्शन. क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं मशीनरी के, उनके लिए किसका यूज करते हैं, हमको होल्ड करने के लिए नट और बोल्ट का यूज करते हैं हम लोग. तो वो तभी हमारे पास होल्ड करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, दैट देयर इज अ फ्रिक्शन. ठीक है. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बेल्ट लगाते हैं हम लोग को ट्रांसफर
द मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीनरी टू अनदर पार्ट। जैसे हम लोगों ने इंजन लगा दी या मोटर लगा दी, उसके साथ एक लगाते हैं पुली लगाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर पुली से क्या करते हैं, बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट से वो मोशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहाँ पर, दूसरे पार्ट के लिए। तो वो हमारे पास बेल्ट से मोशन तभी ट्रांसफर होगा जब हमारे पास क्या होगा, दैट देयर इज अ फ्रिक्शन। सो द ट्रांसफर ऑफ मोशन, ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीनरी to other part by using belt is only possible due to friction, चलो ये तो हो गई बात हमारे पास। अब एक और चीज आती है, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन द बोर्ड और पेपर विदाउट फ्रिक्शन। मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आई विल नॉट बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड। मैं यहाँ पर यह लिख ही नहीं पाता किसके, विदाउट फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया, दैट विदाउट फ्रिक्शन, it is not possible to write on board or paper। है नहीं पॉसिबल हमारे पास। एडेसिव विल लूज देयर पर्पस। एडेसिव क्या आते हैं, दो चीज़ों को चिपकाने में, जैसे आपके पास फेविकोल आ गया, ग्लू आप लोगों के पास आ गया, गम आप लोगों के पास आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर नोन एज एडेसिव। पेंट में एडेसिव होता है आपके पास, जो पेंट किया जाता है दीवार के ऊपर, उसमें क्या होता है, एडेसिव। ये मेरे पास क्या है, जो इंक आ रही है इसमें भी क्या है आपके पास, मल्टीपल फोर्सेस आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एडेसिव होता है, ज़्यादा नहीं है आपके पास, ये भी एडेसिव फोर्सेस से है। सो एडेसिव will lose their purpose, ठीक है, lose their purpose without friction, आप और भी लिख सकते हो। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, जहां पर हमारे पास फ्रिक्शन कहता है काम में आता है, तो आप लोग बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो इसमें लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि भाई ये तो होगी अच्छाई हमारे पास, जो कि नेसेसिटी है किसकी, फ्रिक्शन की। अब देखते हैं इसकी बुराई कहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो देखते हैं वो कौन सी है आपके पास, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस में अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, disadvantages of friction। पहला आपके पास फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को हमेशा क्या करता है, ये अपोज करता है। सो फ्रिक्शन opposes the relative motion। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो पहले डिसएडवांटेज ये आ गया आपके पास, ड्यू टू द फ्रिक्शन दैट द मोशन दैट इज अपोज्ड, वो आपके पास क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन एनी टू बॉडीज इन अ कांटेक्ट। दूसरी बात आपके पास, फ्रिक्शन causes wear and tear of the parts of machinery,
क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट वन, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस होगी तो कुछ लॉस हो जाएगा किसका, एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ द हीट। सो वी हैव टू सप्लाई मोर टाइम्स ऑफ एनर्जी, और क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ज़्यादा एनर्जी जो है उस केस में लगानी पड़ेगी। ऑल्सो दैट द हीट प्रोड्यूस दैट डैमेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी विच रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। तो ये हीट जो है आपके पास क्या करेगी, आपके पास एक तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि सम लॉस हुआ क्या आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। दूसरी बात आपके पास है हीट प्रोड्यूस क्या करेगी, इट डिक्रीजेस द, इट डैमेजेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी। वो आपके पास क्या कर देगी, डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करती है। तो ये आपके पास क्या आ गई, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्रिक्शन। तो हमारे पास तो ये हम लोग बोल सकते हैं विच causes the damage of different parts of machinery of a machinery। ये है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गई देयरफॉर दिस फ्रिक्शन दैट इज अ नेसेसरी इविल। भाई कहीं पर जरूरी भी है, इसके बिना हमारे पास काम भी नहीं चलेगा, लेकिन इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस भी आ गई, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन दैट इज अ नेसेसरी इविल। अब देखते हैं मेथड हमारे पास आता है, दैट इज अ मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो वो देखते हैं हम लोग कौन कौन से मेथड से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। पहली बात आपके पास हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, बाय पॉलिशिंग। किसी बॉडी को पॉलिश कर दिया, मतलब उसको घिस दिया, बिल्कुल उसका सरफेस जो है दैट इज मेड स्मूथ, उसका जो सरफेस है उसको बिल्कुल क्या बना दिया हम लोगों ने, स्मूथ बना दिया। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा हमारे पास बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में हमारे पास LUBRI लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स का, जैसे हमारे पास ग्रीस आ गई या आपके पास ऑयल आता है लुब्रिकेंट ऑयल। ये क्या करता है आपके पास, इट फिल्स द इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन जो है दो सरफेसेस के बीच का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो बाय लुब्रिकेशन द फ्रिक्शन दैट इज रिड्यूस्ड। थर्ड वन हमारे पास दैट इज by proper selection of the materials, by proper selection of material। हमने बोला था कि जो coefficient of friction है that also depend on the nature of the materials in context। एक तो आपके पास नेचर ऑफ सर्फेसिस आ गया जिसमें रफनेस की बात की थी, दूसरी बात की थी नेचर ऑफ मटेरियल्स। So by choosing the surfaces, materials, ठीक है, we can also decrease the force of friction. Next, by streamline, ठीक है, by streamline।
स्ट्रीमलाइनिंग शेप आप लोगों के पास आती है। देखो उसमें क्या होता है आपके पास, आगे से आपके पास जो बॉडी की शेप है वो कर दी जाती है बिल्कुल नैरो, और पीछे आपके पास होती है ब्रॉड। जैसे आपके पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन आगे से देखा होगा आप लोगों ने, कैसे होता है आपके पास, इट्स शेप दैट इज अ स्ट्रीमलाइन, सो दैट द फ्लूइड फ्रिक्शन दैट इज अ डिक्रीज्ड। ठीक है, जो विस्कस ड्रैग है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा नेचर में भी आप लोगों के पास, नेचर ने भी इस तरीके की संरचना की है कि आपके पास जो फ्रिक्शन है वो, जो बॉडीज हैं आपके पास डिफरेंट, जो आपके पास एनिमल्स हैं या जीव जंतु जो हम लोग बात करते हैं उनकी बात करें हम लोग, क्रिएचर्स हैं जो, उनकी बात करें हम लोग, तो फिश की शेप अगर आप लोग देखेंगे इट इज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि जो पानी की वजह से, वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जो आपके पास जितने भी बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स की जो शेप आती है वो भी कैसे आती है, स्ट्रीमलाइन्स आती है, आगे से चोंच आती है उनकी, ठीक है, पतली होती है, फिर आपके पास वो पीछे को ब्रॉड होते जाते हैं, तो वो शेप आपके पास कैसे होती है, दैट शेप इज नोन एज व्हिच वन, दैट इज द स्ट्रीमलाइन शेप। तो वैसे ही हम लोग बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन। लास्ट वन आपके पास आता है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बेयरिंग जिनको बोलते हैं, इट कन्वर्ट्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें होता क्या है हमारे पास एक्चुअल में, इट इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, दो सिलेंडर आपके पास आ गए इस तरीके से, बीच में क्या होती हैं, देयर आर डिफरेंट बॉल्स, ये हमारे पास बॉल्स आती हैं ऐसे, यहाँ पर पुली लगा देते हैं हम लोग। जैसे ही पुली क्या करती है आपके पास, इट रोटेट्स, तो ये जो बॉल्स हैं आपके पास, ये बॉल्स आपके पास क्या करती हैं, दीज आर रोटेट्स, ये भी आपके पास करते हैं, दीज रोल्स, मतलब रोल करते हैं आपके पास बॉल्स। तो ये बॉल्स आपके पास रोल करेंगे, इट मींस दैट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट गेट्स कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन आपके पास बहुत ही कम हो जाता है। तो देखा होगा आप लोगों ने कि गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में जो जहाँ पर व्हील आप लोगों के पास लगा होता है वहाँ पर बेरिंग डला होता है, ये पंखा है आप लोगों के पास, पंखे में भी क्या होता है आपके पास, बेरिंग डला होता है। कोई भी आप लोगों के पास मशीनरी है जहाँ से उसमें क्या है, पुली लगी होती है, वहाँ से जो रॉड आती है, शाफ्ट आप लोगों के पास आती है जो घूमती है, उसके साथ हमेशा किसका यूज होता है, दैट इज ऑफ अ बॉल बेयरिंग, सो दैट द फ्रिक्शन दैट इज अ रिड्यूस्ड। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट किया था पिछले चैप्टर में। हम लोग आज बात करेंगे किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली in a circular path, means the force required to move a body with uniform circular motion is known as a centripetal force। ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी आपके पास सर्कुलर मोशन में घूमेगी, किसके साथ, यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ठीक है, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस फोर्स acts along the radius towards the center of circular path। तो ये हमारे
हमारे पास, जैसे मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है इसमें सर्कुलर पाथ में, हमारे पास ये इसका सेंटर है, चाहे यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं या यहाँ पर बात। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी हमेशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे रहेगी, अलोंग द टेंजेंट, मतलब स्ट्रेट रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहीं पर भी अगर मान लो कि स्ट्रिंग से हम लोगों ने स्टोन को टाई किया हुआ है, तो कहीं से भी आपके पास वो छूट जाए, ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, तो वो कैसे जाएगा, इट विल मूव अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ये जो फोर्स है हमेशा, दिस फोर्स दैट विल एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे आपके पास है। अब हमें पता है कि दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A is equal to v square upon r, that is equal to omega square r. So force यहीं से निकाल लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स F, that is equal to mass into acceleration। फोर्स आता है आपके पास मास into acceleration, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगा, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, या इसको लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर, कोई सा भी लिख लो, दिस वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको देखते हैं क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है आपके पास, इट इज द फोर्स विच अराइजेस व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये फोर्स कब अराइज होगा, इट इज द फोर्स विच अराइजेस व्हेन the body is actually moving in circular path। मूव तो किसमें कर रही है, सर्कुलर पाथ में, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी regain its original straight line path। उस वजह से टेंडेंसी है इसकी क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ को ऑब्टेन करने की। तो देखो ये था हमारे पास इस तरीके से बना, ये सर्कुलर ट्रैक है। अब बॉडी की अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो यहाँ पर, तो ये आ रही है कैसे, अलोंग द टेंजेंट, इस पाथ के ऊपर ये हमारे पास मूव तो कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में ऐसे ही ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या है ओरिजिनल पाथ कैसे है इसका, यहाँ पर टूट जाए, अगर मान लो स्ट्रिंग टूट जाए, इससे हमने इसको बांध रखा है, तो कैसे जाएगा, इसके अलॉन्ग जाएगा, तो ओरिजिनल पाथ तो यही हुआ इसका, लेकिन मजबूरी है कि इसको बांध रखा है, तो ये कैसे मूव कर रहा है आपके पास, सर्कुलर पाथ में बात मूव कर रहा है आपके पास। तो उस टेंडेंसी की वजह से आपके पास ये हमेशा किस साइड को फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा, हर पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को बोल दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस फोर्स acts
along radius outwards the center या away from the center, इस साइड, इसका मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हो गया आपके पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is equal and opposite to the centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट आपके पास आप उस फोर्स को बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमेशा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर और ये लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक चीज और, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट एक्ट ऑन द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्ट्रिंग इज टाइट, जहां पर स्ट्रिंग को क्या किया गया है? टाई किया गया है, उसके ऊपर लगेगा आपके पास। दैट्स व्हाई दिस टू फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस व्हिच डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से हम लोग ने टाई किया हुआ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगा इस बॉडी के ऊपर जो घूम रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हम लोग ने टाई। जैसे मान लो हम लोग हाथ से किसी स्टोन को घुमा रहे हैं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टोन के ऊपर लग रहा है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे हाथ के ऊपर लग रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या लग रहे हैं आपके पास? बराबर मैग्नीट्यूड के फोर्सेस तक, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नया कंसेप्ट लेंगे, दैट इज मोशन की बात करेंगे हम लोग। मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन द कर्व रोड। हम लोग रोड के ऊपर जब भी व्हीकल ड्राइव करते हैं हम लोग, तो राउंडिंग ऑन लेवल कर्व रोड, राउंडिंग ऑन लेवल कर्व रोड, इसको समझते हैं। Whenever any vehicle that go round a curved road, लेवल है हमारे पास, ठीक है, फ्लैट रोड, then a centripetal force is required to round the curve। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करेगा? क्या होता है हमारे पास? एट द कर्व व्हाट हैपेंस दैट द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स दीज आर इन कंटेक्ट विद द रोड, कंटेक्ट में है आपके पास, एंड दीज आर क्या होंगे आपके पास? इन द सर्कुलर ट्रैक, आपके पास ऐसे आएंगे, मुड़े हुए आएंगे आपके पास। दीज हैव द टेंडेंसी टू रीगेन द ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ, टेंडेंसी है इनकी आपके पास। सो ड्यू टू दिस टेंडेंसी देयर इज अ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। टायर और रोड के बीच में क्या रहेगा? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब दिस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द व्हीकल टू राउंड द कर्व, वही आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखते हैं हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारे पास आ गया कोई कर्व, फ्लैट है हमारे पास, ये रेडियस मैंने इसका नाम दिया आर, इस यहां पर ये मैंने मान लिया व्हील, मान लिया व्हीकल के, और यहां से
है, एनी व्हीकल, ये ऐसे टायर मान लीजिए ये अब क्या है आपके पास कि दैट द वेट ऑफ द व्हीकल दैट एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे एक्ट करेगा आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से। अब ये टायर ऐसे मुड़े हुए हैं इस साइड को कर्व की तरफ को, तो आपके पास दीज हैव टेंडेंसी टू रीगेन द ओरिजिनल पाथ की, इस साइड को टेंडेंसी होगी इनकी, तो इस साइड को टेंस करेंगे मूव करने को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस साइड को इन द डेस्पॉट डायरेक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लो हमारे पास कोई व्हीकल है आपके पास, लेट m be the mass of the vehicle, m be the mass of vehicle, ठीक है, turning the level curve road of radius r, हम रखेंगे ये मान। तो फोर्सेज ऑन द व्हीकल अगर बात करें हम लोग, डिफरेंट फोर्सेज इन्वॉल्व, पहला आपके पास वेट mg, x वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी दूसरी बात नॉर्मल रिएक्शन आर एक्स वर्टिकल अपवर्ड, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स along the road towards center of the curve, जो कर्व इसके सेंटर। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें तो ना तो व्हीकल भाई ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है आपके पास, तो इस साइड को तो आपके पास इक्विलिब्रियम में है, सो फ्रॉम डायग्राम अगर बात करें हम लोग R इज इक्वल टू mg, ये तो इसको, अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स या तो इस फोर्स के बराबर होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है आपके पास। So centripetal force हमारे पास mv square upon r, where r is the safe speed on the turn of the vehicle, that is either less than or equal to f। अब f की बात करें अगर हम लोग, तो f हमारे पास आता है इसके बराबर mu s r, s is the coefficient of static friction, तो मैं इसको लिख दूं r की वैल्यू mg के बराबर है, that is mu s, और ये m इंटू जी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से m v स्क्वायर अपॉन r लेस देन इक्वल टू म्यू एस m इंटू जी। m से बेटा m कैंसिल आउट, ये r इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं सेफ स्पीड की बात करूँगा, यहाँ पर स्पीड के लिए रिलेशन निकालूंगा ये, तो हमारे पास क्या आ गया दैट दिस v स्क्वायर less than equal to that is mu s r g, और v that is less than equal to mu s r g under the root। सो मैक्सिमम स्पीड की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम v मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भाई या तो ये स्पेस स्पीड इसके बराबर है या इससे कम है, तो मैक्सिमम बराबर ही आएगा
बी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू दिस म्यू एस आर जी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब ये जो मैक्सिमम स्पीड है डिपेंड ऑन द रेडियस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। अब या तो रेडियस ज़्यादा हो, भाई कर्व ज़्यादा हो हमारे पास, अगर स्पीड इससे ज़्यादा बढ़ गई देन व्हाट हैपेंस दैट एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड व्हिच इज द सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल विदाउट स्किडिंग द व्हीकल व्हिच कैन गो अराउंड द कर्व रोड। मतलब टर्न ले सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम स्पीड जितनी हो सकती है, नहीं तो क्या हो सकता है दैट द व्हीकल दैट मे स्किड एट द रोड। अगर इससे बढ़ गई स्पीड आपके पास तो स्किड कर जाएगा वहाँ, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस हो गए। अब जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा टर्न दूर से लेंगे हम लोग तो उतनी ज़्यादा स्पीड हो सकती है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा उतनी ज़्यादा आपके पास क्या आएगी, ये स्पीड हो सकती है। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास दैट जो मैक्सिमम स्पीड है खाता गिवन रेडियस होता है कर, क्योंकि रोड भाई जितना है उतना ही होगा आपके पास, उसको बढ़ा तो नहीं सकते हम लोग। तो उसके लिए आपके पास मैक्सिमम जो स्पीड है दैट डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। अब समस्या आ जाती है कि अगर मान लो बाय चांस इफ द रोड इज स्मूथ और द रोड इज वेट, वेट हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू एस दैट डिक्रीजेस। और इफ द टायर्स बिकम स्मूथ ड्यू टू द वियर एंड टियर, घिस गए हैं टायर मान लो आपके पास, तो क्या हो गया आपके पास, टायर हो गया स्मूथ, तो भी आपके पास क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स दैट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज नॉट द रिलायबल सोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए की जाती है हमारे पास बैंकिंग ऑफ द रोड्स। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग दैट व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बात करते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ बैंकिंग हमारे पास क्या आ जाती है, बैंकिंग की बात करें अगर हम लोग तो बैंकिंग होती है हमारे पास द फिनोमेनन ऑफ रेजिंग, द फिनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज above the inner edge of curved road. Curved road is called banking of road. समझते हैं इसको क्या है। ये हमारे पास कर्व रोड है इस तरीके से, ये फ्लैट है, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। हमने क्या किया, आउटर एज को उठा दिया किसी एंगल के ऊपर, ऐसे कर दिया हम लोगों ने, एंगल किसी एंगल के ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने, रेज कर दिया आउटर एज को, एंगल थीटा इस तरीके से। So the phenomenon of raising the outer edge above the inner edge of the curved road that is known as a banking of the road. आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकली भी देखना, जहां से रोड कर्व होता है वहां से जिस साइड को बेंड होता है उस साइड को झुका हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड। वो नेसेसरी ऐसा नहीं है कि उसमें भाई कोई आप लोगों के पास क्या है फर्क डाल दिया, नहीं, वो जानबूझ के की गई है बैंकिंग। अब इसकी जरूरत क्या है आपके पास, देखते हैं that why there is a need of banking of road। देखो ऑन द फ्लैट रोड मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड सेफ स्पीड निकाली थी, ये म्यू एस आर जी मीटर द, इट मींस दैट द
centripetal force that only depend on the this one, that is the static force of friction, that is the coefficient of the static force of friction. इसके coefficient of friction इसके ऊपर डिपेंड है. अब ड्यू टू द wear and tear of the tire or due to the wet road, if this decreases, then the centripetal force decreases, hence this safe speed that decreases, hence there are the chances of a accident, means that the vehicle that may skid. So only the friction that is not reliable source of the centripetal force. So that's why the roads are banked, so that the component of the normal reaction that also provides the necessary centripetal force to the vehicle. Component of the normal reaction also provides the necessary centripetal force to the vehicle, so that the chances of the accident or skidding of the vehicle that are reduced. इनको क्या किया गया है? reduce किया गया है. तो हम लोग यहाँ बताएंगे that is the speed of the vehicle on the banked road. Expression of the speed of vehicle on the banked road. Expression for speed of vehicle on banked road. मान लो हमारे पास m be the mass of the vehicle on the banked road, ठीक है, जो मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है, vehicle of mass m rounding the consider a vehicle of mass m rounding the banked road, ठीक है, ये आपके पास क्या कर रहा है, which is bent at angle theta. Angle theta. ये है नाम. ये मान लिया एंगल थीटा करते हैं. व्हीकल की पोजीशन मैंने मान ली यहाँ, ये जैसे ध्यान से देखते हैं, वेट ऑफ द व्हीकल दैट एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड एंड ये, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लगेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड, हमने क्या किया, यहां ये खींच दिया, तो ये एंगल हो गया थीटा. आर को तोड़ना है बेटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आपके पास सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये आ गया आर कॉस थीटा और ए कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, सो दिस इज आर साइन थीटा. अब ये एफ है, ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, सो दिस इज आल्सो थीटा. तो फोर्स को तोड़ूं तो इस साइड को एफ कॉस थीटा और इस साइड को आपके पास आ गया एफ साइन थीटा. फोर्स को तोड़ दिया, इस साइड को एफ कॉस थीटा और इस साइड को एफ साइन थीटा. ये कंपोनेंट्स हमारे पास है. तो इस तरीके से आपके पास है कंपोनेंट, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिया. तो अगर डायग्राम से देखें हम लोग, तो आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसी के बराबर आ रहा है. सो फ्रॉम डायग्राम देखो, ये इसको बैलेंस करना, तो व्हीकल ऊपर उड़ रहा
रहा है ना नीचे जा रहा है जमीन में, तो इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, r cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा के बराबर। अब f आपके पास किसके बराबर आता है, f इज इक्वल टू म्यू एस आर, मतलब म्यू आर के बराबर आता है। तो r cos थीटा mg प्लस म्यू एस आर साइन थीटा, ये हमारे, इसको मैं इससे ऐड दिया था। सो r cos थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg। r की वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो r कॉमन ले लेता हूं पहले, cos थीटा माइनस म्यू एस sin theta is equal to mg. So r is equal to mg upon cos theta minus mu s sin theta, नंबर 1। अब ये जो दो कंपोनेंट है r sin theta एंड f cos theta, these will provide the necessary centrifugal force, क्योंकि ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। So the centripetal force on the vehicle, that is mv square upon r is equal to r sin theta plus f cos theta, f cos theta। मैं f की वैल्यू फिर रख देता हूँ इसके बराबर म्यू एस आर के बराबर। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस ऑफ थीटा। आर मेरे पास कॉमन आ रहा है, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा। यूजिंग इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू रख दो यहाँ, ठीक है। सो यूजिंग 1 एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर आ गया एम जी अपॉन इसके बराबर था cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और यहां पर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। यहां से एम से एम कैंसिल आउट, आर दूसरी साइड चला जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। मैं यहां से cos थीटा कॉमन ले लूं, इनसाइड बच गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू एस। और यहां से भी मैंने क्या किया, cos थीटा ले लिया कॉमन है, 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा ओवर cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। साइन थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब v निकालो तो v आपके पास आ गया किसके बराबर, आर जी। इसको म्यू एस को मैं पहले लिख देता हूं, म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इसका स्क्वायर रूट। So this one is the maximum
मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक। ये है। अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, स्पेशल केस लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर, इफ देयर इज अ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये देख लो एक बार इसको, अगर मान लो कोई सा भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर ना हो तो देखते हैं, मतलब when म्यू एस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो, तो ये जीरो हो गया, यहाँ पर भी पूरी टर्म जीरो हो गई, तो ये वी नॉट हमारे पास, मैं वी नॉट लिख रहा हूँ इसको, दैट इज आर जी टेन ऑफ थीटा रेज्ड पावर 1/2। दिस इज द स्पीड विद विच द व्हीकल कैन गो अराउंड द कर्व्ड रोड विदाउट एनी वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स, मतलब बिना फ्रिक्शन के जा सकता है। So this is the speed with which the vehicle can go around the banked road without wear and tear of the tire। तो कई बार पूछा जाता है that what is the speed with which the vehicle can go around the banked road without wear and tear of the tire। तो ये निकालना आप लोगों ने without wear and tear, बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन जो है आपके पास क्या है, जीरो के बराबर। तो देखो बिना फ्रिक्शन की भी स्पीड आ रही है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है यहाँ। और जब इस स्पीड से चलेगा तो आपके पास यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, इट मींस दैट देयर इज अ वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स, मतलब कुछ टायर आपके पास क्या होंगे, इससे, ठीक है। एक और करते हैं हम लोग लास्ट यहाँ पर, दैट इज अ बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। Bending of cyclist. Cyclist that always bend at the curve from the vertical, so that the component of the normal reaction provides the necessary centripetal force to the cyclist to round the curve। आप लोगों ने देखा होगा बाइक की रेस लगी होती है तो कर्व के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल से वो ऐसे बेंड हो जाते हैं, इस तरीके से बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो किस लिए बेंड होते हैं वो, सो दैट द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या प्रोवाइड कर सके, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोग भी देखते होंगे, जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तो जैसे कर्व के ऊपर जाते हो जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है। वो किस लिए, सो दैट the component of the normal reaction that can provide the necessary centripetal force। अगर बेंड नहीं हुए तो आपके पास क्या हो जाता है कि दैट द बाइक और द साइकिल और द स्कूटी दैट स्केट, वो क्या हो जाएगी आपके पास, स्केट हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, हमने वो एंगल निकालना है कि कितना एंगल आपके पास आता है, उसके लिए फॉर द गिवन स्पीड। तो मान लो आपके पास लेट m be the mass and v be the speed of cyclist at the curved road, ठीक है। थीटा be the angle of bending with वन, जो आपके पास आता है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, इस साइड ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने और यहाँ पर ले ली मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पर साइड
दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग, दिस इज थीटा विद द वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ। वेट एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड mg, यहां से एंगल थीटा तो ये भी थीटा। तो कंपोनेंट में तोड़ लूं मैं तो यहां पर आपके पास आ गया r cos थीटा और इस साइड को आ जाएगा आपके पास r sin थीटा। अब ये जो आपके पास है कौन सा, ये वेट को बैलेंस कर रहा है r cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg के बराबर। सो r cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg नंबर 1। दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स r sin थीटा कंपोनेंट। सो r sin थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r नंबर 2 डिवाइडेड 2 बाय 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो क्या हो गया आपके पास r sin थीटा अपॉन r cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। एलसीएम कैंसिल आउट, यहाँ से r से r कैंसिल आउट, तो sin थीटा और cos थीटा tan थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। दिस इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, मतलब tan थीटा v स्क्वायर अपॉन rg where theta is the angle of bending with the vertical for the speed v at the curve of radius r। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है बेटा, क्लियरली हमारे पास थीटा जो है दैट डिपेंड ऑन v एंड r, इसी के ऊपर आपके पास डिपेंड करेगा। ज़्यादा स्पीड होगी ज़्यादा एंगल ऑफ बेंडिंग आएगा, ठीक है, r ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ बेंडिंग क्या आएगा आपके पास कम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास इतना ही है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है इसको। ऑलमोस्ट आप लोगों का चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है, ये क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इसके। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। हैव अ नाइस डे।